3, 2, 1. श्रीवास्तव, आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी पेरेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स फोकस ऑन व्हाट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ऑल अबाउट। सबसे पहले हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बैकग्राउंड को देखेंगे। बैकग्राउंड में सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुई थी वो हुई थी 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा चेंज 34 ईयर्स के बाद अभी आया। हालांकि 1992 में भी थोड़ा बहुत चेंज आया था, लेकिन वो इतना बड़ा खास नहीं था। लेकिन 34 ईयर्स के बाद मतलब अभी 2020 में जो चेंज आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सही है मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से भी। इंट्रोड्यूस्ड इन मैनिफेस्टो ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन इन 2014 ओनली, मतलब कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आ रही थी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज बताती है, उसी समय गवर्नमेंट ने बता दिया था कि हम जो है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे जो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रख देगी। तो यहां पर वही पॉलिसी का इंट्रोडक्शन 2014 में ही हो चुका था। चेंज इन एजुकेशन सिस्टम फॉर ग्रोथ ऑफ कंट्री, उन्होंने क्या बोला था कि हम जो है एजुकेशन को सिस्टम को चेंज करेंगे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए, और जो बहुत जरूरी भी है, हम स्टूडेंट्स भी पर्सनली सोचते हैं कि एजुकेशन में कहीं ना कहीं बदलाव आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बेचारे इतना बड़ा बैग लेके टांग के जाते रहते हैं, कभी कभी बैग के वजन से बेचारे पीछे ढुलक जाते हैं। तो ये जो चीज है ये चेंज होनी चाहिए थी, ठीक है। बच्चे जो रोते हैं स्कूल जाने में उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्कूल, मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से। जब ये न्यूज मैंने देखी तो मुझे लगा कि यार स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है, ठीक है। तो अब आफ्टर द फर्स्ट कमिटी इन 2015, अब 2014 में ऐलान हो गया, सरकार भी आ गई, तो 2015 में एक कमिटी बनी थी। किनके द्वारा वो लीड थी? सुब्रमण्यम के द्वारा, जिसमें 5 मेंबर्स थे। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि वो पॉलिसी इतनी इफेक्टिव नहीं रही और वो कैंसिल हो गई। फिर दोबारा से कस्तूरी रंजन जी को, जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, कस्तूरी रंजन जी को यहां पर लीड करा उन्होंने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, और उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स प्रेजेंट करे गवर्नमेंट को 31 मई 2019 को, जिसको कैबिनेट ने बहुत रिसेंटली 29 जुलाई 2020 में एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि ये जो बिल है अभी ये बिल ही है, लॉ नहीं बन पाया, एक्ट नहीं बन पाया है। ये एक्ट तब बनेगा जब ये पार्लियामेंट में एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन पार्लियामेंट में अभी बीजेपी की ही मैक्सिमम सीट्स हैं, तो एक्सेप्ट हो ही जाना पक्का है, ठीक है। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर कौन सी बातें, मेन जो पॉइंट है जो इफेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, जो इफेक्ट करेंगे पेरेंट्स को, वो हम देखेंगे, ठीक है। MHRD बदल कर क्या हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। और 10+2 मतलब कि 10th क्लास तक जो अपन पढ़ते थे, मतलब सेम सब्जेक्ट सेम सिलेबस सभी पढ़ते थे, और फिर 10+2 मतलब 10th के बाद लोग अपनी स्ट्रीम चेंज करते थे, कॉमर्स अलग, साइंस अलग, आर्ट्स अलग। तो वो सिस्टम चेंज हो गया है। किससे वो सिस्टम चेंज हुआ है? 5+3+3+4 से। तो अब ये 5+3+3+4 का फंडा क्या है ये अपन देखते हैं। सबसे पहले 5 प्री नर्सरी। अच्छा, यहां पर स्कूलिंग को जो है वो 5 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर में डिवाइड कर दिया गया है। यहां आपके बर्थ से कोई रिलेशन नहीं है, यहां रिलेशन है आप कौन से दिन, मतलब आपका फर्स्ट डे स्कूल में क्या है उससे रिलेशन है, ठीक है। मतलब जो 5 ईयर स्टार्ट होंगे वो बर्थ से नहीं होंगे, वो जब आप स्कूल में पहला कदम रखोगे उस दिन से वो 5 ईयर स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो पहले 5 ईयर्स में बच्चे प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये पढ़ेंगे पहले 5 ईयर में, स्कूलिंग के 5 ईयर में, जहां पर फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा और स्टडी होगी गेम्स के द्वारा। मतलब जो बच्चे बेचारे बैग टांग के जाते थे, ठीक है, बैग के वजन से ही पीछे हो जाते थे, तो वो चीज अब यहां पर नहीं होगी और उनको गेम्स खिलाते हुए सिखाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही रीजनल लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा चेंज आया, वो अपन अभी आके देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 3 क्लासेस में, नेक्स्ट 3 ईयर्स में बच्चे 3rd, 4th एंड 5th क्लास में बेसिक्स सीखेंगे मैथ्स का, साइंस का, ह्यूमैनिटीज का,
ठीक है, ये भी नया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा है बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद बहुत बड़ा चेंज यहां पर आया है, नेक्स्ट 3 ईयर मतलब जो 6th 7th और 8th क्लास होगी वहां पे बच्चे के स्किल पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, वहां पर बच्चे के स्किल पे फोकस किया जाएगा। बच्चों को ये नहीं बोला जाएगा कि रटो 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 और जाके बस एग्जाम में लिख के आ जाओ। अपन ने भी जो बचपन में पढ़ा था 100% वो अपन को याद नहीं रहता है, तो ये चीजें अब आने वाले बच्चों के साथ नहीं होगी। बहुत अच्छा हुआ है, बचपन से अपन जो ख्वाब देखते थे जिस एजुकेशन सिस्टम का, वो एजुकेशन सिस्टम आज यहां पर सेटअप हुआ है। 4 ईयर 9th 10th 11th 12th ये इन 4 सालों में बच्चे अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, बच्चे अपने पैशन को फॉलो करेंगे, ना कि केवल बुक्स रटेंगे। ठीक है, और यहां पर कहीं ना कहीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के जो बॉर्डर्स है उनको भी यहां पे हटाया गया है। ठीक है, मतलब कि जो बच्चे आर्ट्स लेते थे पहले, उनको तो मतलब ऐसे देखते थे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब ये कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, कॉमर्स और साइंस में ही केवल कंपटीशन रहता था, तो ये चीजें अब दूर होंगी। सभी फील्ड्स को बराबर रेस्पेक्ट दी जाएगी। यहां पर 9th 10th 11th 12th एनालिटिकल अप्रोच के साथ बच्चे पढ़ाई करेंगे, गोल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। गोल डेवलपमेंट उनका टीचर्स, यहां पे स्कूल, ये इन लोगों को पहचानना होगा, पेरेंट्स को अच्छी काउंसलिंग करनी होगी, बच्चा कहां पर इंटरेस्टेड है वहां पर फोकस करना होगा। मुझे भी अपने स्कूल्स के दिन याद आते हैं जहां पर जो बच्चे हैं, मतलब मुझसे, मतलब मैं टॉपर था और मैं अच्छे मार्क्स लाता था, लेकिन जो मेरे साथ के बच्चे थे वो भी इतने डंप नहीं थे। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो आर्टिस्ट्री वर्क में अच्छे थे, लेकिन उनके आर्टिस्ट्री वर्क, स्पोर्ट्स पर किसी ने फोकस ही नहीं किया। तो वो चीज अब आने वाले बच्चों के साथ नहीं होंगी। मतलब बच्चे वहां पर साइंस लेने के साथ साथ अपने पर्टिकुलर आर्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर बच्चा पेंटिंग में अच्छा है तो वो पेंटिंग को फॉलो कर सकता है, अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, पॉटरी में अच्छा है, तो वो ये सारी चीजें कर सकता है। तो यहां पर 4th 9th and 11th 12th एनालिटिकल अप्रोच, बच्चे के गोल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कॉलेज लेवल पे क्या असर हुआ है एजुकेशन पॉलिसी 2019 का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल है। ठीक है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम विथ क्रेडिट ट्रांसफर। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर देखा होगा, मेरी खुद की मदर जिन्होंने कॉलेज जो है 2 साल में छोड़ दिया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, फैमिली कंडीशंस की वजह से, तो वो मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री, मतलब वो एंट्री दोबारा से ले सकते हैं विद क्रेडिट ट्रांसफर। मतलब उनका वो जो साल है वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे बहुत लोग होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाती है। 1 साल उन्होंने बीटेक करा, फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, तो वो जो 1 साल बीटेक का है वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसके लिए भी उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उनके क्रेडिट स्कोर में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब यहां पर वो क्या है, क्रेडिट बैंक क्या है, वो अपन देखते हैं। अगर कोई बच्चा 1 साल में पढ़ाई को छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर कोई बच्चा 2 साल में पढ़ाई छोड़ देता है उसको डिप्लोमा मिलेगा, और 4 ईयर में तो फिर डिग्री मिल ही जाती है। एकेडमिक क्रेडिट्स, मतलब जो उसने अगर 1 साल में या 2 साल में पढ़ाई को छोड़ दी तो वो एकेडमिक क्रेडिट्स कहलाएगा। विल बी एडेड इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी यूज्ड इन जॉब। मतलब वो जो एकेडमिक बैंक होगा उसमें आपके एकेडमिक क्रेडिट्स लिखाएंगे, और वो जब आप जॉब्स लेने जाएंगे, इंटरव्यू में आपके काम आएंगे कि हाँ आप इस फील्ड में भी आपने टाइम दिया है। मतलब पहले ये होता था कि अगर कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट ने पहले 2 साल बीटेक के करे और फिर वो नहीं उसको पसंद आ रहा है, वो बैंकिंग की तैयारी करने लग गया, तो वो 2 साल उसके वेस्ट हो जाते हैं कंप्लीटली। वो अब यहां पर नहीं होगा, मतलब वो भी बच्चे के यूजफुल माने जाएंगे और माना जाएगा कि ही हैज डन समथिंग इन दैट 2 इयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे ओवरऑल इफेक्ट क्या आया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो यहां पर देखते हैं। सेम सिलेबस एंड रूल्स विल बी एप्लीकेबल इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट विल बी एस्टैब्लिश, मतलब सेम सिलेबस रहेगा, रूल सेम रहेंगे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, और इसके लिए एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस चीज के लिए सेटअप किया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज प्रमोट, ठीक है, मतलब यहां पर रीजनल लैंग्वेज को प्रमोशन दिया जाएगा। जैसे ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन तक नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए भी वहां पे रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। और वो जो कहते थे ना
कि इंग्लिश 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 इंग्लिश, वो जो इंग्लिश का कंपल्शन था वो अब रिमूव होगा। ये भी बहुत अच्छा हुआ है। तो रीजनल लैंग्वेज प्रमोशन, ठीक है। दूसरा, कंपल्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो कंपल्शन था वो हट जाएगा फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। मतलब वो बच्चा जो बचपन से, जिसको ज्यादा समझ नहीं है, वो इंग्लिश में घुस जाता था और उसके जो माइंड है उसका ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, वो अब सच में हो पाएगा। क्लियर है। वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूडिंग कोडिंग फॉर फ्रॉम क्लास 6, क्लास 6 से ही मैंने आपको बताया कि क्लास 6 से ही बच्चे के स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करा जाएगा। मतलब बच्चा जो है अपना कोर्स चूज कर सकता है। अब कोडिंग जरूरी नहीं है कि हर बच्चा कोडिंग ही चूज करे, नहीं तो वो भी फिर अगेन प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम जैसे ही हो जाएगा। उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपना कोर्स चूज कर सकता है। पॉटरी हो सकता है, कारपेंट्री हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है। जो भी कोर्स उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसमें वो पैशनेट है, वो यहां पर वो चूज कर सकता है और उसमें अपनी फील्ड, अपने आप को डेवलप कर सकता है विथ इंटर्नशिप। मतलब अगर वो कोडिंग चूज करता है तो वहां पर वो जो है, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट कंपनीज के द्वारा जो मिलते हैं उसको बना पाएगा। मतलब कि 6 क्लास से ही बच्चे का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। और पता है ये चीज पहले ही चाइना में आ चुकी है, ये इंडिया में बहुत लेट आई है, लेकिन दूसरी कंट्रीज में ये पहले ही आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट होगा सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम। मतलब 6 से 9 क्लास तक बच्चों को केवल 2 ही एग्जाम देना होंगे। जो एग्जाम का प्रेशर था वो कम होगा, केवल 6 सेमेस्टर एग्जाम होंगे। मतलब कि 6 मंथ में एग्जाम होंगे और फिर डायरेक्टली फाइनल होगा। तो एग्जाम का प्रेशर जो है वो भी कम होगा बच्चों के ऊपर से। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर फोकस करा जाएगा, ना कि केवल बुक्स रटने पर और एग्जाम में जाके छाप देने पर। ठीक है। तो इम्प्रोवाइजेशन इन रिपोर्ट कार्ड, जो रिजल्ट का कंपैरिजन होता था कि आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए, हमारे बच्चे के कितने मार्क्स आए, वो चीज अब नहीं होगी। रिजल्ट भी इंप्रूव होगा। जो उसके एकेडमिक स्किल्स, मतलब कि जहां पर जिस स्किल में वो अच्छा है, फॉर एग्जांपल पोट्री में वो अच्छा है तो उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे, किसी स्पोर्ट में वो अच्छा है तो उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो रिपोर्ट कार्ड भी यहां पे इम्प्रोवाइज होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल। ठीक है। तो लीगल और मेडिकल को छोड़ के, क्योंकि इनका अलग अपना सिस्टम है, लीगल और मेडिकल को छोड़ के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसको पास करके बच्चे एजुकेशन फर्दर अपने एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। हर एक टीचर अब गांव तक जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ये हम सभी को पता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी ऑनलाइन एजुकेशन को भी यहां पर प्रमोट किया जाएगा। एथिक्स के बारे में बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताया जाएगा, क्योंकि पहले 1986 के समय में जो ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस समय इतने मोबाइल्स वगैरह नहीं चलते थे, इस समय इतने मोबाइल्स वगैरह बच्चे यूज नहीं करते थे। लेकिन अब ये जो एजुकेशन सिस्टम था, इस समय बच्चे बचपन से ही मोबाइल चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमें गौर करना होगा कि उनके एथिक्स, उनके जो मोरल वैल्यूज हैं वो भी सही रहे और बच्चे का डेवलपमेंट सही हो। इस समय से, इस लिहाज से ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही परफेक्ट है अपने इंडिया के लिए, इंडिया के यूथ के लिए। और यहां पर इंडिया का डेवलपमेंट, अगर इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से होता है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है यहां पर। इस एजुकेशन पॉलिसी को सही तरीके से इंप्लीमेंट टीचर्स ही करेंगे, तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल यहां पर होने वाला है। और आई होप कि सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट इसको फेवर करेंगे और इसका अच्छे से इंप्लीमेंट भी करेंगे। ओके।